गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन से। लास्ट क्लास तक हमने ओम का नियम क्या होता है और एक ओम की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस क्लास में ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन देखेंगे। तो मैं आपको एक बार पीछे वाली जो लास्ट क्लास थी उसमें लेके चलता हूं। मैंने आपको एक परिपथ बताया था जोड़ना, कि एक परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोध तार के, और बैटरी धारा नियंत्रक किस तरह से जोड़ते हैं। तो सेम उसी तरह जो सर्किट डायग्राम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वही सर्किट डायग्राम के आधार पर हमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जोड़ने हैं। अब हमारे पास में मान लो कुछ विद्युत उपकरण है, जैसे ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो प्रायोगिक सत्यापन के लिए सबसे पहला काम हमें चाहिए चालक तार। चालक तार के बाद में हमें क्या चाहिए, बैटरी। बैटरी के साथ में अब क्या चाहिए, कुंजी। कुंजी भी हमारे पास होनी चाहिए, तभी ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन होगा। तीन इंस्ट्रूमेंट ये, इनके साथ साथ एक चाहिए हमें प्रतिरोध तार। चालक तार जिसको हम संयोजक तार भी बोलते हैं, और एक चाहिए प्रतिरोध तार। ये जो चालक तार है इसको संयोजक तार भी बोला जाता है। कौन सा तार बोलते हैं इसको, संयोजक तार, ये भी बोला जाता है। ये एक परिपथ, एक उपकरण को दूसरे उपकरण से जोड़ने के लिए काम में आने वाला जो तार होगा उसे बोलते हैं संयोजक तार। और प्रतिरोध तार होगा जिसका प्रतिरोध विद्युत धारा का विभव पतन कितना कर पाता है वो ये प्रतिरोध तार करेगा। अब इस विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए एक धारा नियंत्रक लगा होता है, और धारा नियंत्रक का सिंबल आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, RH होता है। फिर वोल्टेज को मापने के लिए एक वोल्टमीटर लगा होता है। वोल्टमीटर का सिंबल होता है ये, इसको इससे लिखते हैं V से, और राउंडेड एक पूरा बंद एक सर्कल सा बना लेते हैं उसमें भी। और विद्युत धारा के मापन के लिए हमें चाहिए होता है उपकरण एमीटर, जिसको लिखा जाता है इस A से, इस तरीके से। तो ये उपकरण हमें चाहिए ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से। तो सबसे पहले हम लेते हैं बैटरी। तो बैटरी को क्या करेंगे, बैटरी को हम इस विद्युत परिपथ में यहां पर लगा देते हैं। ये प्लस माइनस ये सिंबल हो जाएगा बैटरी का, और बैटरी को लिख देंगे B से। संयोजक तार की सहायता से बैटरी का प्लस सिरा धनात्मक सिरा को लेके चलेंगे, और कहां पर जोड़ देंगे, हम एक प्रतिरोध तार के साथ में जोड़ देंगे। ये एक प्रतिरोध तार है R, इसके साथ में हमने जोड़ दिया। प्रतिरोध तार को प्रतिरोध भी बोलते हैं, R से लिखते हैं, ठीक है। बैटरी का ऋणात्मक सिरा है वो कुंजी से जोड़ देते हैं, और कुंजी को यहां पे लगा दिया, ये K हो गई मान लो। कुंजी के साथ में एक संयोजक तार हमने कुंजी पे अटैच कर दिया, और दूसरी साइड का संयोजक तार आगे लेके चलेंगे। ये इस धारा नियंत्रक के एक सिरे पर जोड़ देंगे। इस संयोजक तार को धारा नियंत्रक के एक सिरे से जोड़ देंगे, और दूसरे सिरे पर ऊपर की तरफ रहता है जो क्या होती है विसर्ग। ये बोल सकते हैं कि यहां से हम इसको, इस कुंजी को ऊपर नॉब को खिसकाकर धारा नियंत्रक से धारा का परिवर्तन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तार को दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। फिर यहां से एक श्रेणी क्रम में इसके एमीटर लगा दिया जाता है, और एमीटर का प्लस सिरा इससे जोड़ देते हैं बैटरी के पॉजिटिव से, और माइनस सिरा माइनस से जोड़ देते हैं। फिर इसके साथ साथ हमें वोल्टमीटर को भी विद्युत परिपथ में जोड़ना होता है। तो वोल्टमीटर कहां पे जोड़ा जाता है, ये मैंने आपको बताया था कि वोल्टमीटर प्रतिरोध तार के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ देंगे। तो यहां से देखो समांतर क्रम में यहां पर एक वोल्टमीटर ऐड कर देंगे, ये वोल्टमीटर हमने जोड़ दिया इस तरीके से। तो ये परिपथ बन गया है यहां पर। अब इस परिपथ में हमें क्या करना है, ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो ओम के नियम का सत्यापन के लिए हमें क्या करना होगा, एक यहां पर धारा नियंत्रक की सहायता से देखना है, एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने के तो इसमें हमें प्रेक्षणों की संख्या S नंबर ले लेते हैं। यहां पर वोल्टमीटर के पाठ्यांक यहां पर ले लेते हैं, वोल्टमीटर के पाठ्यांक, और यहां पर ले लेते हैं एमीटर के पाठ्यांक। इस तरीके से ये हो जाएगा एमीटर के पाठ्यांक। पाठ्यांक मतलब उसकी जो रीडिंग आएगी वो लिख देंगे, ठीक है। वोल्टमीटर के पाठ्यांक किसमें मापे जाते हैं, वोल्ट में, और एमीटर के ये एमीटर के जो पाठ्यांक होंगे वो किसमें मापे जाएंगे, एम्पियर में। इस तरीके से रहेंगे। अब इनकी हम रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग लेने के लिए पहला परीक्षण करेंगे। हम क्या करेंगे, इस कुंजी K को ऑन करेंगे। कुंजी K को ऑन करते ही ये परिपथ कौन सा परिपथ बन जाएगा, बंद परिपथ। पूरा बन गया ना,
ये बंद हो जाएगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से निकलेगी और इस तरफ बहेगी। तो इस प्रतिरोध तार पर आने पर जैसे ही इस सूली के को ऑन करेंगे, ये वोल्टेज कुछ ना कुछ रीडिंग कर जाएगा। ये वोल्टेज यहां से जाएगा तो वोल्टमीटर इसकी सुई है वो आगे की तरफ जाएगी और एमीटर की सुई भी आगे की तरफ जाएगी। और हम देखेंगे कि वोल्टमीटर की जो रीडिंग आ रही है और एमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो लगभग बराबर आती है। ये इस प्रयोग के आधार पर देखा जाता है। मान लो सपोज करो वोल्टमीटर की रीडिंग पहले परीक्षण में वोल्टेज आ रहा है 0.01 वोल्ट। कितना आ रहा है? 0.01। 0.01 पर एमीटर की रीडिंग देखेंगे तो वो भी कितनी आ रही है? 0.01 बराबर आ रही है। फिर दूसरा परीक्षण करें। अब इसमें दूसरी रीडिंग को कैसे लेंगे, चेंज कैसे करें? तो चेंज कहां से की जाएगी? धारा नियंत्रण। इसके ऊपर की जो की होती है उसको आगे पीछे घुमाओ, इसको थोड़ा सा आगे खिसका दो या पीछे खिसका दो। जैसे इसको चेंज करोगे इसकी वोल्टमीटर की रीडिंग चेंज हो जाएगी और एमीटर की रीडिंग भी क्या होती है? चेंज होती है। जैसे ही आप इस धारा नियंत्रक RH को परिवर्तित करोगे तो इसको परिवर्तित करने पर वोल्टमीटर की रीडिंग आ रही है मान लो 0.04। ये इसके आगे वोल्टमीटर की और देखते हैं एमीटर की रीडिंग भी कितनी आ रही है? 0.04। दोनों की बराबर रीडिंग आ रही है। फिर तीसरा परीक्षण करेंगे तो तीसरा परीक्षण करने पर इसकी जो रीडिंग आएगी, थोड़ा सा आगे घुमा दो, वोल्टमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो मान लेते हैं 0.09 और एमीटर की रीडिंग आ रही है वो 0.09 आ रही है। इसकी भी बराबर आ रही है। चौथी रीडिंग घुमाएंगे तो थोड़ा सा और आगे खिसकाएंगे, मान लो इसकी रीडिंग आ रही है 0.1515 और इसकी आ रही है 0.14। तो इतना चलता है थोड़ा बहुत। वो जो थोड़ा बहुत आ रहा है ऊपर नीचे वो उसको बोलते हैं हम त्रुटि। और वो त्रुटि किसके कारण आती है? वो सुई के कारण आती है, क्योंकि सुई पहले कितने नंबर पे सेट होती है उसके हिसाब से ये त्रुटियां इसमें क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। अब ये रीडिंग आ गई हमारे पास, ये वोल्टमीटर के पाठ्यांक आ गए V के और ये है एमीटर के पाठ्यांक, वो किसके पाठ्यांक आ गए? A के। अब क्या करना है इसका सत्यापन करने के लिए? इसका सत्यापन करने के लिए हम वोल्टमीटर के पाठ्यांक V तथा एमीटर के पाठ्यांक, एमीटर किसको मापता है? धारा I को मापता है। तो ये तो I का हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा V। दोनों के मध्य क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे। अब खींचा जाएगा V तथा R के मध्य ग्राफ। तो V तथा I के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने पर हमें ये पता लगेगा कि V तथा I के मध्य ग्राफ आता है वो एक सरल रेखा आती है, मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा। अब वो ग्राफ कैसे आएगा? तो देखो आपको ये बातें तो पता होगी कि किस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट को जोड़ते हैं। अब मैं आपको ग्राफ बताता हूं कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो यहां पर हम देखते हैं ग्राफ V तथा I में ग्राफ खींचते हैं तो किस तरह से होगा। देखो V तथा I में ग्राफ, इन दोनों में ग्राफ खींचेंगे तो इस साइड ले लो वोल्टेज को, ये V मान लो, इस साइड वोल्ट, और वोल्टेज का जो मात्रक लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? वोल्ट लेते हैं। और इस साइड ले लो क्या? इस साइड ले लेते हैं धारा, मतलब I ले लेते हैं। और I को किस में मापते हैं हम? एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, ये एम्पियर, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, ये I ले ली। अब यहां पर देखो रीडिंग लिखते हैं, यहां पे 0 होता है, यहां पे इसके जो मापांक है वो कैसे लिखते हैं हम? 2-2 की रेंज में है तो 2-2 की रेंज में लिख देंगे। यहां पर लिख देंगे 0.02, यहां पे ले लेंगे 0.04, यहां पे 0.06, फिर 0.08 इस तरीके से। फिर यहां पे लेंगे 0.10, 10 आ गए, 8 के बाद फिर ले लेते हैं 0.12, 0.14 और आगे आ गया 15। ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज में ले तो वोल्टेज में भी हमें मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 0.02, मतलब पैमाना मानना है। जो मैथ में आप कर चुके हो वैसे ही हम यहाँ पे पैमाना करते हैं। ये 0.04, ये आ जाएगा 0.06, मतलब जो रीडिंग आपने इधर ली है वही ऊपर की तरफ ले लो। 0.08, 0.10, 0.12 और ऊपर की तरफ आओगे तो 0.14 ये रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, V तथा I में ग्राफ में इसको मिटा देता हूं ताकि आपको साफ दिखे। अब यहां से देखो क्या करेंगे, जो पाठ्यांक वोल्टेज के हैं उसके संगत धारा का पाठ्यांक नोट करेंगे। तो 0.01 के संगत 0.01, तो 0.01 यहां पे आ रहा है, यहां पे ये 0.I का ये रहा और वोल्टेज का ये रहा, यहां पे ये दे देंगे रीडिंग। फिर 0.04 के संगत कितना पाठ्यांक है? 0.04, तो 0.04 के संगत ये रहा पाठ्यांक,
इसके संगत इसका पाठ्यांक को यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे इस तरीके से। फिर 0.09 के संगत है 0.09, तो 0.09 कहां पर होगा? 8 और 10 के बीच में होगा, तो यहां पर 0.09 और इधर यहां पर होगा। तो ये वाला जो पाठ्यांक आ रहा है वो किसका आएगा? 0.09 का आ रहा है पाठ्यांक। ठीक है, अब 14-15 वाला पाठ्यांक है, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। इसका देखो वोल्टेज का 0.15 है तो धारा का 0.14, तो I का तो 0.14 ये रहा, और इसका 0.15 लोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहां पर, यह आपको पाठ्यांक मिले। अब इनको आप सरल रेखा की सहायता से, स्केल की सहायता से जब मिलाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगी? ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और ये सरल रेखा कहां से जा रही है? मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा। V तथा I में ग्राफ खींचने पर आपको क्या प्राप्त होगी कि V तथा I में ग्राफ खींचने पर ये स्केल से एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सरल रेखा तभी आ सकती है जब V किसके समानुपाती हो? I के समानुपाती हो। तो यहां पर सरल रेखा प्राप्त है वोल्टेज और धारा के मध्य, एमीटर के पाठ्यांक के मध्य, तो हम ये कह सकते हैं कि V समानुपाती होगा किसके? I के। कि वोल्टेज होगा, वोल्टेज के मान को बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ रहा है, तो वोल्टेज किसके समानुपाती होगा? धारा के समानुपाती होगा। तो समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियम आता है जिसे बोलते हैं R और V बराबर RI। यही किसका नियम है? ओम का नियम। यही किसका नियम है? ओम का नियम। तो इस प्रकार से हम प्रायोगिक उपकरणों की सहायता से और प्रयोगों के आधार पर क्या कर सकते हैं? ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। तो ये था ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मान लो कहीं पर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो नीचे आपके कमेंट सेक्शन है ना वीडियो के नीचे, तो वहां पर आप कमेंट्स में अपनी बात हिंदी में लिख दो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद में प्रतिरोध। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रतिरोध, और प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। देखना, प्रतिरोध को इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अभी तक हम ओम का नियम पढ़ रहे थे और ओम के नियम का सत्यापन किया। अब यहां पर इस ओम के नियम में ये टर्म्स अलग से आ गई ना, नहीं आर, इस आर के बारे में पढ़ेंगे कि ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रतिरोध रेजिस्टेंस की। तो प्रतिरोध क्या होता है? देखो, प्रतिरोध को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो क्या है? कोई भी चालक तार है, जैसे हम घर पे एक डोरी लेके आते हैं ना, कोई भी तार है तो वो एक चालक तार है। चालक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें विद्युत धारा का क्या होता है? चालन होता है। क्योंकि एक साइड में हम प्लग में लगाएंगे तो दूसरी साइड से धारा आएगी, करंट आता है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो विद्युत का क्या करता है? चालन करता है, तो चालक तार। तो प्रत्येक चालक तार है वो किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे अब डोरी वाला तार देखना, उसको काट के देखना, उसके अंदर तांबे के छोटे छोटे तार निकलेंगे, बहुत सारे तार निकलते हैं। अगर मान लो उसकी जगह बहुत सारे तार की जगह एक तार ही छोटा सा पतला सा लगा दें तो क्या काम हो जाएगा? क्योंकि जब भी हमें चालक बनाना है तो उसमें तांबे के बहुत सारे तार डाले गए हैं जिससे उनको अलग अलग करके करेंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग तारों के कारण उनको पृष्ठीय जो क्षेत्रफल मिलता है। जैसे ये एक चौक है, इस एक चौक का क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या है? ये वाला है ना, इधर वाला चारों तरफ का। मैं इसके पास में दूसरी चौक ले आऊं, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं कि चौक किस तरह से लेके आते हैं। मान लो ये मेरे पास एक चौक है, इस चौक के पास में दूसरी चौक ले आए, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, इस तरीके से मैंने ये बहुत सारे तारों का क्या बना दिया? कॉम्बिनेशन बना दिया। ये अलग अलग तांबे के तार हैं, पतले पतले छोटे छोटे। ठीक है, अब इन तांबे को तारों को मैंने क्या कर दिया? घुमा दिया ऐसे, मतलब घुमा घुमा कर एक, जिसको हम बोल सकते हैं मरोड़ी बोल सकते हैं, मरोड़ी देकर एक पूरा बड़ा सा तार बना दिया। अब क्या हुआ? एक तार था उसका क्षेत्रफल कम था, लेकिन इन तारों का अलग अलग सभी तारों का अगर हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ में मिला दें तो इन सभी का प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? बढ़ जाएगा। मतलब इसका अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, सभी का जोड़ देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। अब इनकी मोटाई भी बढ़ गई और पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग बढ़ गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर इसमें प्रवाहित तो होने वाली एसी करंट, एसी कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वो लाइट, बिजली वाली जो घर में आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जबकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विद्युत धारा में ये कौन सी धारा की बात कर रहे हैं? दिष्ट
विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, डीसी करंट की, तो इनको क्षेत्रफल ज्यादा मिल गया तो प्रत्यावर्ती धारा अच्छी बनेगी। लेकिन अब देखो प्रत्येक चालक होता है वो किसी न किसी अणु से मिलकर बना होता है, तो प्रत्येक चालक होगा वो अणुओं से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? अणुओं से। और प्रत्येक अणु है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो प्रत्येक अणु किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से, छोटे छोटे। तो प्रत्येक चालक अणुओं से मिलकर बना हुआ है तथा प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो किसी भी तत्व में जो परमाणु होते हैं छोटे छोटे, उनकी इकाइयों के रूप में इलेक्ट्रॉन्स भी होती है। जैसे कोई भी तत्व दे रखा है चालक, तो उसका एक नाभिक होगा, ये नाभिक मान लेते हैं, और इस नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक की चारों तरफ क्या करते हैं? वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस तरीके से। नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। धनावेशित कैसे? क्योंकि नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन होते हैं वो कैसे कण हैं? प्रोटॉन होते हैं वो धनावेशित कण होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन है वो कैसे होते हैं? विद्युत उदासीन कण। न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं। तो धनावेशित कण है वो ऋणावेशित कण को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित। क्यों? क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन है, मैं ऐसे लिख रहा हूं E और इसके ऊपर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित कण होते हैं। तो जो धनावेशित कण होंगे वो किसको आकर्षित करेंगे अपनी तरफ? ऋणावेशित कण को। ये बात बताई थी मैंने, विद्युत विभव बता रहा था कि प्लस माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब विपरीत जेंडर, लड़का है वो लड़की को अट्रैक्टिव लगते हैं और लड़कियों को लड़के। ऐसे थोड़ी होता है कि लड़का लड़का है वो कभी उनकी शादी हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये विपरीत है, तो इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, और इनके मध्य बल कौन सा लगेगा? आकर्षण बल। अब मान लो ये पास में, तो इस नाभिक के पास में उस पे आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब पास में रहेगा ज्यादा होगा, और दूर हो जाएगा तो उस पे आकर्षण का प्रभाव क्या होगा? कम होता जाएगा। जैसे मान लो एक भीड़ एक मेले में जा रहे हैं और एक जादूगर खेल दिखा रहा है, एक जादूगर खेल दिखा रहा है, तो उनके चारों तरफ, जादूगर के चारों तरफ पहली लाइन बन गई, उनको साफ दिखेगा, फिर दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, कैसे करके 20 लाइन बन गई चारों तरफ घेरे के रूप में। तो जो 20वीं लाइन में व्यक्ति है उसको क्या वो खेल पूरा दिख जाएगा? नहीं, वो क्या करेगा? कभी इधर कभी उधर कभी इधर ऐसे देखेगा, फिर भी उसका छूट जाता है। तो क्योंकि उसका आकर्षण है वो जादूगर की तरफ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर दिखता ही नहीं है, वो सोचता है छोड़ो बाद में देखेंगे, वो छोड़ के चला जाता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा दूरी पर होगा उस पर आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। और जो पास में खड़े रहेंगे जादूगर के पास में, ऐसे वो आराम से देखेंगे, पूरा खेल देख के जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के पास में होगा वो इससे क्या रहेगा? आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ रहेगा। यहां पे आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ज्यादा बल चाहिए, तो ये वाला आकर्षण बल ज्यादा रहेगा। और बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर, बाहर की कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल, इनका जो आकर्षण बल होगा वो क्या होता है? आकर्षण बल कम होता है। और आकर्षण बल कम होने के कारण इन बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी, अर्थात कम बल में भी इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे? यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो जब किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन कम बल, आकर्षण बल लगा होता है और वो इस चालक में थोड़ा सा बल लेकर बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल जाए वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जबकि जो नाभिक से आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो होते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक बात समझ में आ गई हमें कि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के आकर्षण द्वारा ये तो क्या होता है? बंधा हुआ होता है, जबकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो गति करने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है, कि किसी भी चालक में किसी भी दिशा में गति कर सकता है। जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, मतलब इधर उधर चारों तरफ गति करे। तो इस प्रकार की गति कौन सी गति कहलाती है? ब्राउनी गति। और ब्राउनी गति में कौन सा होता है?
उसको बोलते हैं यादृच्छिक गति भी बोलते हैं। तो अब किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन एस लगा दिया मतलब इलेक्ट्रॉनों, आप हिंदी में लिख देना ऐसे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब चालक है तो किसी भी चालक में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? स्वतंत्र रूप से घूमते हुए रहेंगे। तो यहाँ पे एक चालक बनाते हैं, मान लो ये एक चालक तार है, इस तार को मैंने थोड़ा मोटा बना दिया और इस तार में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस तरीके से गति कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब इस तार पर क्या लगाएं? इस तार को बैटरी से जोड़ दें। अगर इस तार को क्या करें? बैटरी से जोड़ दिया जाए तो चलो इसको बैटरी से जोड़ते हैं। एक सीधा इसके बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और दूसरा सीधा इसका बैटरी के निगेटिव से जोड़ दिया जाता है। यहां पर एक पॉजिटिव से जोड़ दिया और एक नेगेटिव से। जैसे ही बैटरी लगाई तो ये वाला प्लस सीधा है तो ये वाला तार किस पे आ जाएगा? धनात्मक पर आ जाएगा और ये वाला किस पे आ जाएगा? ऋणात्मक पर। अब इस चालक तार के अंदर है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गति करेंगे। जब किसी चालक तार पर विद्युत विभव लगा दिया जाए, बैटरी लगा दी मतलब हमने क्या लगा दिया? विद्युत विभव, ठीक है। जब किसी चालक तार पर विद्युत विभव लगा दिया जाए तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं। पहले तो ये फ्री थे, इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन अब ये एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। और किधर गति करेंगे? अब इनमें देखो आवेश कितना इलेक्ट्रॉन पे? माइनस। तो ये किसकी तरफ आकर्षित होंगे? प्लस की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होंगे? मतलब ये इधर गति करेंगे, इस दिशा में गति करेंगे ना, मतलब माइनस माइनस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो ये वाला तो इनको भगाएगा इधर, लेकिन ये प्लस इनको क्या करेगा? आकर्षित। तो इलेक्ट्रॉनों की गति हो गई इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में। जबकि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? विद्युत धारा की दिशा बैटरी के प्लस सिरे से निकलेगी, तो प्लस सिरे से जाएगी, वो किधर जाएगी? इधर। अब देखो विद्युत धारा बहेगी वो ऐसे बहेगी, जबकि इलेक्ट्रॉनों की गति कैसे होगी? ऐसे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी चालक पर विद्युत विभव लगाया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के आई इधर जाएगी ना, इस साइड की दिशा में, ये आई की गति होगी, तो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में क्या करते हैं? गति करते हैं, निश्चित दिशा में। जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? प्रवाह। और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? आवेशों का प्रवाह। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है वो आवेश की क्या होती है? न्यूनतम इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन आवेश की क्या होगी? आवेश की न्यूनतम इकाई, मतलब आवेश का न्यूनतम मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो आवेशों का प्रवाह। तो किसी भी चालक में जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो इनके बीच में कुछ ना कुछ बाधा तो आएगी ना। बाधा मतलब बिल्कुल आती है। जैसे मान लो एक सीधी सड़क है, सीधी सड़क पर गाड़ी चला रहा है, 100 की स्पीड से, बीच में आ गया ब्रेकर। अब क्या होगा? स्पीड कम करनी पड़ेगी। स्पीड कम करेंगे और नहीं करेंगे तो उसके ऊपर से कूद के जाएंगे, एक्सीडेंट भी हो सकता है, मर भी सकते हैं। इसलिए जब सड़क पर गति करते हैं तो जो ब्रेकर लगे होते हैं उसको बोलते हैं गतिरोधक। ब्रेकर को क्या बोला जाता है? गतिरोधक। वो गति को नियंत्रित करते हैं, कम करते हैं, मतलब अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो वैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों की गति में भी जो बाधा उत्पन्न होती है उसी बाधा को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। तो अब हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि जब किसी चालक में आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो तो उस उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या होगी? यहां पे देखो, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा ही क्या कहलाती है? चालक का प्रतिरोध कहलाती है। क्लियर है? अब मान लो कोई भी चालक है, उसमें विद्युत धारा का चालन हो रहा है, मतलब आवेश गति कर रहे हैं, आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का चालन हो रहा है।
इसके विद्युत आवेशों के प्रवाह में बाधा आ गई, बाधा आ गई तो आवेशों का प्रवाह क्या हो गया, कम हो गया। और जब आवेशों का प्रवाह कम हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें विद्युत धारा का चालन, मतलब चालन क्या हो गया, कम हो गया। जब विद्युत धारा का चालन होता है तो उसको हम बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं, चालकता। तो जब गतिरोध या प्रतिरोध बढ़ जाता है या बाधा बढ़ जाती है तो उसमें विद्युत धारा का चालन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि चालकता क्या हो गई, उसकी कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब गतिरोध या बाधा बढ़ेगी, बाधा को तो प्रतिरोध बोलते हैं, ये देखो बाधा को प्रतिरोध बोल दिया। अगर बाधा बढ़ी है रास्ते में तो स्पीड कम होगी, मतलब चालकता कम होगी। जब प्रतिरोध बढ़ा तो चालकता कम, और जब प्रतिरोध कम तो चालकता ज्यादा। तो ये एक दूसरे का क्या है, उल्टा। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी चालक की चालकता होती है वो प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, जैसे मैं बात करूं चालकता की, तो किसी भी चालक की चालकता होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब किसके समानुपाती होगी, 1 प्रतिरोध, ऐसे होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि चालकता का मान प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो चालकता को हम किससे लिखते हैं, G से। तो G बराबर होगा 1/R। R से किसको लिखा जाता है, प्रतिरोध को लिखा जाता है। तो किसी भी चालक की चालकता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होती है, बराबर होती है, समानुपाती। ये बराबर बोल सकते हो कि चालकता बराबर होगी 1 प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है। क्या होगा, यदि मान लो प्रतिरोध बढ़ रहा है, R का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां से देखो R प्रतिरोध नहीं है, अगर ये R बढ़ रहा है तो G चालकता क्या होगी, घटेगी। सीधी सी बात है। इसका जस्ट उल्टा करें, यदि प्रतिरोध घट रहा है तो G चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब अगर बाधा कम है तो विद्युत धारा आसानी से जा सकती है। तो ये चालकता का कॉन्सेप्ट था, प्रतिरोध था। आज के लेक्चर में हम इतने पर ही खत्म करते हैं इसको। आगे का जो हमारा इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।